चलिए देखते हैं हम लोग इस चैप्टर को। Some basic concept of chemistry. ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, और इस चैप्टर के नाम से ही बेसिकली आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कुछ चीजों को बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? कुछ वर्ड्स या कुछ डेफिनेशन या कुछ लॉज जो केमिस्ट्री को अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए, या बोलो तो केमिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए रिक्वायर्ड है। तो इस चैप्टर का बेसिक मतलब यही है, या बोलो तो बेसिस यही है कि हम लोग इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट लॉज, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखेंगे जो हमें केमिस्ट्री को अच्छे से समझने में या केमिस्ट्री को अच्छे से डिस्क्राइब करने में मदद देगी। ओके, बेसिकली इस चैप्टर के बारे में बोला जाता है कि it is an understanding between the atoms and our day-to-day life things. ओके, यदि हम एटम्स का बात करें, टाइम तो पढ़ो इस चैप्टर क्या बोला जाता है? इट इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द एटम्स एंड आवर डे टू डे लाइफ थिंग्स। यदि आप देखोगे जरा इस डेफिनेशन को तो आपको एक चीज समझ आएगी कि एटम्स जो है वो कैसी चीज होती है, माइक्रोस्कोपिक चीज होती है। एटम्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एटम को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। वहीं यदि हम अपने डे टू डे लाइफ थिंग्स का बात करें, उन्हें हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे ये पेन, आपकी मोबाइल, पंखा, दीवार इत्यादि जो बड़े बड़े चीज है उन्हें हम बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। तो इस चैप्टर के बारे में बोला जाता है कि एटम्स किस नियम के तहत, ध्यान से सुनिएगा, एटम्स किन नियमों के तहत खुद में कंबाइन करता है और पूरी ब्रह्मांड को, और उस ब्रह्मांड में जो सारी चीज है उनको बनाता है। एक्चुअली पूरी ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड में जो सारी चीज है उनको हम डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं। उनको एटम्स किन नियमों के तहत कंबाइन करता है। एटम्स तो आपस में कंबाइन करती है, और जब कंबाइन करती है तो कुछ नियम के तहत कंबाइन करती है और इस पूरे ब्रह्मांड को एक रूप देता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम वही नियम को देखेंगे जिसको एटम यूज करता है कंबाइन करने के लिए और इस संसार के हर चीज को निर्माण करने के लिए। ओके, तो चलिए हम लोग सबसे पहले एकदम डायरेक्टली टू द पॉइंट ही एंटर करते हैं, इधर उधर जाने से कोई फायदा नहीं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कुछ सेट ऑफ नियम है, एक नियम नहीं है, कुछ बहुत 4-5 नियम। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कुछ 4-5 नियम है जिसे एटम्स फॉलो करता है। इसके अंडर में कौन कौन से लॉ आते हैं, चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं। जो पहला लॉ, बेटा आप लोगों को मेरी ऑडियो वीडियो सुनाई दे रही है कि नहीं? यस सर। एवरीथिंग क्लियर ना? चलिए,
लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंडर में जो पहला लॉ आता है, इट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सॉरी, एक मिनट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, इट वाज गिवन बाय एंटोनी लवोसियर in the year 1789। ओके, ये जो नियम आया था 1789 में आया था। बेसिकली बहुत सारे बुक्स को आप देखोगे तो ये डेट जो है मेंशन्ड है 1744, पर बेटा वो बिल्कुल गलत डेट है, क्योंकि 1743 में तो एंटोनी लवोसियर का जन्म हुआ था, तो 1744 मतलब एक साल में एंटोनी लवोसियर ने ये नियम कैसे दे दिया? तो दैट इंफॉर्मेशन इज वेरी रॉन्ग। बहुत सारे बुक, बहुत सारे स्टडी मॉड्यूल इसको देते हैं, दैट इज रॉन्ग। द करेक्ट ईयर इज 1789, जहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया। तो ये तो बहुत, चलो चलते हैं हम लोग कुछ 200 साल 220 साल पीछे, ओके, और समझने का कोशिश करते हैं कि उस जमाने में लवोसियर ने क्या एक्सप्लेन करने का कोशिश किया था केमिस्ट्री के बारे में। तो देखते हैं, ये लॉ बोलता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed in a change। देखो, आप सभी को मालूम है कि दुनिया का सबसे बड़ा सच्चाई है चेंज। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रुथ है चेंज, बदलाव। दिस इज द बिगेस्ट ट्रुथ ऑफ लाइफ। हर चीज दुनिया में बदलता है। और यदि नॉर्मली हम लोग केमिस्ट्री में वेरी सिंपल में बात करें तो चेंजेस, अभी हम बात करेंगे दो टाइप ऑफ चेंजेस, दैट इज वन केमिकल चेंज and another one is physical change। वैसे न्यूक्लियर चेंजेस भी होते हैं, बट उस जमाने में उन सारे चेंजेस के बारे में उतना अच्छा से मालूम नहीं था। तो 200 साल पीछे की बात हो रही है, तो वही की हम लोग बात करते हैं। ओके, तो नॉर्मली दुनिया में जो चेंजेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। इस समय की बात हो रही है, ओके, मॉडर्न में। तो ये लॉ बोलता है क्या कि मैटर को आप ना ही क्रिएट कर सकते हो, ना ही बर्बाद कर सकते हो किसी भी फॉर्म ऑफ बदलाव में। ओके, इट इज वेरी सिंपल। सबसे सिंपल बदलाव फिजिकल चेंज को यदि हम लोग देखें, सपोज करो मेरे पास आइस, बर्फ का टुकड़ा, और आइस से मैंने बनाया वाटर। कैसे बनाया? हीट करके बनाया। और वाटर को मैं फिर हीट करता हूं और बनाता हूं स्टीम। ओके, यदि आपसे पूछूं मैं कि आइस का फॉर्मूला बेटा क्या है, तो आप बोलोगे H2O और ब्रैकेट में लिख दोगे सॉलिड S, है कि नहीं? यदि मैं आपसे पूछूंगा कि पानी का फॉर्मूला क्या है, वाटर, तो आप बोलोगे सर वही फॉर्मूला है H2O, बस बगल में लिख दो L, लिक्विड। वही मैं भाप का बात करूं तो आप बोलोगे सर इसका भी फॉर्मूला तो यही होता है H2O गैस। तो ये जो बदलाव हो रही है आइस से वाटर और वाटर से स्टीम, यहां पे इनका जो फॉर्मूला है उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। ऐसे चेंज
जहां पे उसके केमिकल फॉर्मूला में कोई बदलाव ना आए उसे हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। और इस चेंज को आप रिवर्स भी कर सकते हो। यदि आप ठंडा कर दोगे, कूल कर दोगे तो स्टीम बन जाएगी वाटर, और वाटर को फिर कूल कर दोगे तो बन जाएगी आइस। मतलब कंडीशन ऑफ रिएक्शन को यदि रिवर्स कर दिया जाए तो ये चेंज भी रिवर्स हो जाती है। कंडीशन ऑफ रिएक्शन क्या था पहले? हीट करना, और उस कंडीशन को मैंने रिवर्स कर दिया, क्या कर दिया? ठंडा कर दिया, तो फिर से वापस हमें ये सारी चीज मिल गई। तो ऐसे चेंज जहां पे कोई भी नया चीज नहीं बन रहा है और उस चेंज को मैं रिवर्स कर सकता हूं, वैसे चेंजेस को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। ओके, आप कहानी फिजिकल चेंज यहां पे समझना नहीं है। यहां की जो मेजर कहानी है हमें समझना है, दैट इज कि मैटर बन रही है कि नहीं बन रही है, कि मैटर डिस्ट्रॉय हो रही है कि नहीं। यदि हम लोग देखें, मानो मैं लेता हूं 1 केजी पानी, मैं लिया 1 केजी पानी, तो जब मैं 1 केजी बर्फ, मैं 1 केजी बर्फ को जब पानी बनाऊंगा, एक क्लोज सिस्टम बोल रहा हूं कि मैं कुछ चीज को बाहर नहीं जाना, ठीक है? तो पानी जो बनेगा वो 1 केजी ही बनेगा, और यदि उन भाप को भी बाहर नहीं जाने दी तो भाप जो भी बनेगा वो 1 केजी बनेगा। मतलब जितने पार्टिकल्स यहां होंगे उतने पार्टिकल्स यहां होंगे, उतने पार्टिकल्स यहां। तो मतलब क्या है? मैटर की ना तो हमने कोई क्रिएशन किया ना ही डिस्ट्रक्शन किया। जितनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस थी उतनी ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। मैटर समझ रहे हो? इट्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना? एक ऐसी चीज जिसके पास क्या होता है? स्पेस होता है और कुछ मास होती है, उन्हें हम मैटर बोलते हैं। तो मैटर बनी होती है छोटे छोटे पार्टिकल्स से, और पार्टिकल्स ना ही बर्बाद हो रही है ना ही क्रिएट। तो ऐसे चेंज, फिजिकल चेंज जो हो रही है, इसमें ये लॉ तो वेल वैलिड है, अच्छे से हम लोग इसकी वैलिडिटी देखते हैं। पर चलो हम लोग थोड़ा अब केमिकल चेंज को देखते हैं कि वहां पे क्या है। एक केमिकल चेंज की मैं बात करूं, मैं यहां से आता हूं। सपोज करो मैं H2 लेता हूं, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और मैं लेता हूं क्लोरीन गैस, दोनों कंबाइन करके बनेगी 2 मॉलिक्यूल ऑफ Hc। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यही क्वेश्चन होगा। हाइड्रोजन के एक एटम का मास मुझे कोई बता सकता है? हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? किसी को नहीं मालूम? ये अजीब सी बात है। एनीबडी? 1 U। हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 U। तो 2 एटम है, तो 2 एटम का मास हुआ 2 U, ठीक है ना? प्लस, या छोड़ो, प्लस नहीं करता हूं। क्लोरीन के एक एटम का मास कितना होता है? 35.5 5.5। तो 35.5 इंटू 2, इसका हो गया 71 U। 35.5 इंटू 2, 71 U। ओके, अब ये देखो 2 इंटू 1 प्लस 35.5। ओके, बेसिकली आप इसको ऐड करते हो तो आपको मिलेगी 73 U, और इसको भी ऐड करोगे तो 35.5 प्लस 1 36.5, और 36.5 इंटू 2 73 U। तो मतलब क्या है? जितना मैटर, या बोलो जितना मास स्टार्टिंग में था रिएक्टेंट में, उतनी ही मास है प्रोडक्ट में। ना ही मैटर क्रिएट हुई है, ना ही मैटर क्रिएट हुई है, ना ही मैटर डिस्ट्रॉय हुई। तो ये जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास, वो तो वेल वैलिड है यहाँ। तो ये लॉ एक और चीज बोलता है,
It states mass of reactant will be equal to mass of reactants बोलता हूं, reactants मतलब सारे reactants। ये स्टेट करता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट, सारे रिएक्टेंट्स के मास को आप जोड़ दो, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। जब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ओके, तो ये लॉ, अरे कौन हो बेटा, ये लॉ बोल रहा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट सेम होगी, मतलब मैटर ना तो क्रिएट होगा ना तो मैटर डिस्ट्रॉय होगा। तो वेरी सिंपल में ये लॉ आप लोग समझते होंगे एंड जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते आते होंगे। इस लॉ के बारे में और एक छोटी सी जानकारी आपको जाननी चाहिए। This law is not valid for nuclear reaction। ओके, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में क्या बोले तो न्यूक्लियर चेंजेस जहां पे होते हैं, न्यूक्लियस में जहां बदलाव आती है, उन केसेस में ये लॉ वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एक्चुअली चेंजेस होती हैं वो आइंस्टाइन के फेमस इक्वेशन से एक्सप्लेन की जाती है। तो वो क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है, हम लोग बाद के चैप्टर्स में देखेंगे। ओके, फिलहाल आप इतना जान लो कि न्यूक्लियर रिएक्शन जहां पे होते हैं मतलब न्यूक्लियस ही बदल जाती है जहां, उन केसेस में ये लॉ वैलिड नहीं। ओके, वेरी सिंपल में कोई भी बच्चा इस लॉ में किसी को कोई भी दिक्कत तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। कोई भी डाउट, एनीबॉडी? नो सर। किसी को समझने में कोई दिक्कत? आगे बढ़ू? यस, नो? यस सर। यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देता हूं, बनाओगे? एक क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से बनाना है। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन combines with X gram of oxygen to form 36 gram of water. Calculate X। चलिए जल्दी से 28। कितना? 28। 28, कुछ भी जल्दी बनाओ अच्छे से, पेन कॉपी में। 32। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 4 ग्राम हाइड्रोजन की कंबाइन कर रही है X ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ और बन रहा है 36 ग्राम वाटर। बोल रहा है कि X का वैल्यू निकालिए। 20। किसी से नहीं बन रहा है सर 32 ग्राम। यस, चलो देखते हैं कैसे। वेरी गुड, बहुत सिंपल में देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए हमें पहले इक्वेशन लिख लेना। सबको मालूम है H2 हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन, दोनों कंबाइन करके बन रही है
वाटर। अब इक्वेशन को बैलेंस कर लो, इक्वेशन को आप बैलेंस करोगे तो आपको कुछ ऐसे बैलेंसिंग आए, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। ओके, अब देखो हाइड्रोजन कितना लिया गया है, 4 ग्राम, ऑक्सीजन x ग्राम, ये बोला जा रहा है 36 ग्राम। ओके, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट is equal to mass of product, है ना। जो 4 plus x is equal to 36, है ना, 4 ग्राम लिख लो, बेटर लिख लो 36 क्या, तो x will be equal to 32 ग्राम। बहुत सिंपल सी क्वेश्चन थी, कितने बच्चों ने बनाया और किनको दिक्कत हो रहा है ये सारे क्वेश्चन, सबको समझ आई कि नहीं आई? Yes sir. हाँ ना, बोलो बेटा समझ हाँ गए, sir. आगे बढ़े। Yes sir. ये तो पहले नियम है। चलिए देखते हैं दूसरा लॉ, दूसरा लॉ जो एटम फॉलो करता है पूरी ब्रह्मांड को निर्माण इत्यादि करने के लिए, तो ए तो लिख लिया, आप बी लॉ देखते हैं, सेकंड लॉ, ये लॉ भी आती है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर ही। द लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनेट proportion. Okay, this law was given by Joseph Proust. जोसेफ प्राउस्ट ने इस नियम को दिया था, और ये लॉ कौन सी ईयर में आई थी उसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी। 10 बुक खोलोगे 10 ईयर दिया हुआ है, अलग अलग ईयर्स दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा समझा कि उस डेट को मेंशन ही नहीं करना। एनसीईआरटी ने मेंशन ही नहीं किया है कि ये लॉ कौन सी ईयर में दी गई, बट बहुत ही वेरीफाइड सोर्स से वेरीफाई करने के बाद जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जोसेफ प्राउस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इट वाज बिटवीन 1798 टू 1804। 1798 से लेके 1804 के बीच में जोसेफ प्राउस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस में ये लॉ को दिया था। तो आपसे कभी भी कोई कंप्लीट ईयर पूछा जाए तो कोई भी सोर्स सही से इसे बताता नहीं है। द इंफॉर्मेशन इज दिस ओनली कि इन साल के बीच में कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे जिसके बेसिस पे जोसेफ प्राउस्ट ने ये नियम दिया। ओके, तो डेट बहुत बड़ी बात नहीं है, बट बात है कि ये लॉ क्या बोलता है वो समझना है। ये लॉ बोलता है कि a given compound गिवन कंपाउंड को साथ में पढ़ते रहो और दिमाग में समझने की कोशिश करो। A given compound irrespective of source it is obtained contains the same ratio of elements by mass।
देखो बेटा ये लॉ क्या बोलता है नहीं बोलता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको नहीं समझ आई होगी, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ उसके बाद ये समझाता हूँ। पहले एग्जांपल देख लो फिर उसके बाद ये समझाऊंगा तो अच्छे से समझो। ओके, सपोज करो कि मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, सपोज करो आई हैव टेकन कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कहां कहां से ला सकता हूं, एक्सेल्ड बाय ह्यूमंस या एनिमल्स। ह्यूमंस क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट करते हैं, ठीक है ना, एक्सेल आउट लिख देता हूं। तो एक सोर्स है कि ह्यूमंस जो एक्सेल आउट कर रहा है उसको मैंने करेक्ट किया, और कोई दूसरा सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड एग्जॉस्ट फ्रॉम व्हीकल्स, गाड़ी में भी जो पेट्रोल जलते हैं उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड में मिलता है, तो उसको मैंने करेक्ट कर दिया। तीसरा प्रिपेयर्ड इन रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के तहत मैंने इसे बनाया। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से कलेक्ट कर रहा हूं। पहला सोर्स है एनिमल के एक्सडेंट आउट से, दूसरा व्हीकल से, तीसरा कोई भी रिएक्शन में प्रिपेयर। अब मैं देख रहा हूं कि इन तीनों सैंपल्स में जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है उसमें एक मॉलिक्यूल को मैं देखता हूं और उसके एक मॉलिक्यूल में उस कार्बन का मैं वजन को देखता हूं। कार्बन के एक एटम का वजन कितना होता है सबको मालूम होगा, कितना होता है 12 जूल, और ऑक्सीजन के दो एटम्स का 32 एक का 16 होता तो दो का 32। अब यदि मैं इन दोनों का सिंपल रेशियो करूं तो इट्स 4 3 जा 12 और 4 8 जा 30। तो कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया में मैं कहीं से भी लेके आ जाऊं उसमें कार्बन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है बाय मास वो हमेशा 3:8 ही रहे, है कि नहीं। एक दूसरा एग्जांपल देख लो, वाटर में लेता हूं, वाटर कहां से ले सकता हूं, रेन वाटर ले लो, आप कोई नदी से पानी ले लो या आप कोई समुद्र से पानी ले लो, कहीं से भी पानी निकाल लो। अब उसमें आप मासेस को देखो, दो हाइड्रोजन के मास कितनी हो जाएगी 2 atomic mass unit 2U, और एक ऑक्सीजन की 16U तो रेशियो क्या आ रहा है 1:8 1:8। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप पाकिस्तान से पानी लेके आओगे तो वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइनिंग रेशियो है बाय मास वो अलग होगा, No sir नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो अब देखो ये लॉ क्या बोलता है, कितने आसानी से हम लोग समझे। आ गिवन कंपाउंड, कोई भी एक गिवन कंपाउंड है, ओके, इरेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स इट इज ऑब्टेन्ड, वो चाहे कहां से भी लाया गया है, कोई भी सोर्स से लाया गया है, कंटेन्स द एलिमेंट्स, है ना, वो कंटेन करता है एलिमेंट्स सेम रेशियो में, वो कंटेन करेगा जो एलिमेंट उनमें है वो सेम रेशियो में रहेगा मास के हिसाब से, है कि नहीं। एक केमिकल कंपाउंड कहीं से भी उठा के ले आओ उसमें जो एलिमेंट्स रहेंगे वो सेम रेशियो में रहेंगे मास के मुताबिक। कोई दिक्कत इस लॉ को समझने में किसी को, आई सपोज नो। No sir बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ नहीं है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बहुत दिमाग लगाने वाला चैप्टर था, समझने वाला चैप्टर था और आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने वाला चैप्टर। बट ये चैप्टर एक सिंपल न्यूमेरिकल, थोड़ी मोड़ी हल्की फुल्की न्यूमेरिकल होगी, तो जूनियर लेवल में बहुत सारे ऐसे चीज को हम लोग बनाए भी हैं,
और थोड़ा सा दिमाग का भी एप्लीकेशन आएगा आगे चैप्टर में, बट आराम से इस चैप्टर को डील करते रहना है, देखते रहना, हर कुछ समझ आते जाएगी बहुत सिंपली। ये तो कहानी समझ आ गई। पानी कहीं से भी उठाओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाय मास रेशियो 1:8, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी लेके आओ 3:8। बट ये लॉ भी हर जगह वैलिड नहीं होती। कहां वैलिड नहीं है? नॉट वैलिड इन केस ऑफ आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं ये सबको मालूम होगा, कोई बच्चा मुझे जवाब देगा? So Yes, same sir. atomic number but different Same atomic mass. number but different mass number. हाँ, सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर। वेरी गुड। सेम एलिमेंट होंगे, फॉर एग्जांपल मैं ऑक्सीजन ले लेता हूं, सेम एलिमेंट होंगे, उनकी एटॉमिक नंबर सेम होगी बट उसकी मास नंबर डिफरेंट होगी। ये एक एग्जांपल है आइसोटोप। ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 होती है, मास नंबर 16 भी होता है और कुछ केसेस में 18 भी। ओके, अब कैसे नहीं वैलिड है आइसोटोप्स के केस में? ये तो आइसोटोप का एग्जांपल है। कैसे नहीं वैलिड है आइसोटोप के केस में? चलो एक कंपाउंड को देखते, क्योंकि ये कंपाउंड की कहानी की बात करते हैं। मैं लेता हूं कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें मानता हूं ऑक्सीजन 18 वाला लिया, एक कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन मान 16 वाला लिया, ठीक है? तो इसमें रेशियो चेक करता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन का 12U और ऑक्सीजन का 36, ठीक है ना? और इसमें हो गया 12U और 32। तो इसका यदि आप रेशियो को काट-कूट करोगे तो आपको फर्स्ट वाले में मिलेगी कितना? 1:8, है ना? इसको काट-कूट करो, 1:8, 4 3 या 12, 4 8 या 9, Sir 1:3. 36। तो 1:9 मिला इसमें रेशियो, और यदि इसमें रेशियो देखें तो 4 3 या 12 और 4 8 या 32। ये वाला मिल रहा है हमको 3 कितना? ये वाला आएगा 3:9, ठीक है? 3:8 और 3:9 है कि नहीं? तो देखो दोनों रेशियो में डिफरेंस है कि नहीं? रेशियो में तो डिफरेंस आ गई। 3:8 एक टाइप का कार्बन डाइऑक्साइड, एक टाइप का कार्बन डाइऑक्साइड, जहां पे 3:9 है। ओके, तो बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे कि आइसोटोप्स के केस में गिवन कंपाउंड सेम हो सकते हैं बट उनकी एलिमेंट की जो कॉम्पोजिशन होती है बाय मास वो डिफरेंट हो सकती है। तो किसी को कोई समझने में दिक्कत? Anybody, any problem? You can ask me, otherwise I will move forward. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना है? No, sir. नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, चलो दो सिंपल क्वेश्चंस या दो तीन सिंपल क्वेश्चन इससे देख लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। Calculate the theoretical composition of aluminium and aluminium oxide. चलो जल्दी बनाओ, चार ऑप्शन के साथ आपके पास क्वेश्चन पड़ी हुई है, जल्दी बनाओ।
1 मिनट टाइम, जल्दी। सर बोलिए। सर आप थोड़ा हेल्प कर सकते हैं सर, वो अल्मुनियम का थोड़ा बता दीजिए ना सर, कितना होता है? नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। अल्युमिनियम का आपको एटॉमिक मास मालूम होना चाहिए। Sir, 52.9. वेरी गुड, गुड आंसर। क्या नाम है बेटा? Sir, Subhojit. सुभोजीत, वेरी गुड सुभोजीत, वेरी गुड। बहुत सिंपल क्वेश्चन थी, कुछ नहीं थी इसमें। और जिनको एटॉमिक मास नहीं याद है, थोड़ा सा कुछ देखो, बात में भूल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं बात है, बट कम से कम 30 तक आपको एटॉमिक नंबर याद रहने चाहिए, सॉरी एटॉमिक मास सबके याद रहने चाहिए। और मैं याद करवा दूंगा, बहुत सिंपल तरीका है याद, ओके, आराम से। चलो देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। यदि हम लोग पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द थ्योरेटिकल कंपोजिशन ऑफ एल्युमिनियम इन एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो ऑब्वियस सी बात है, जब नियम जोसेफ प्राउस का हम लोग लगाएंगे, तो जोसेफ प्राउस के नियम के हिसाब से एल्युमिनियम का कंपोजिशन एल्युमिनियम ऑक्साइड में हमेशा सेम ही रहेगा। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड लिखते हैं। अच्छा, कौन बच्चे ने एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला गलत लिखा है, मुझे बता सकता है क्या? कोई भी गलत तो नहीं लिखा ना? एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3 होता है। फॉर्मूला लिखने आना है सबको, गलती नहीं करना है। Al2O3, एल्युमिनियम का 27 होता है, सबको मालूम होना चाहिए। 27 into 2 plus 16 into 3, ओके, तो ये आ जाएगी आपको कितनी? 54 plus 48, तो 8 4 12, 5 4 9 और 10, 102U। ओके, आप देखते हैं एल्युमिनियम कितना है इसमें, एल्युमिनियम तो 54 है। ओके, तो परसेंटेज कंपोजिशन एल्युमिनियम का कितना होगा? ऑब्वियसली एल्युमिनियम है 54, टोटल मास है कंपाउंड, देखो कुछ नहीं करना, एल्युमिनियम कितना है 54 और टोटल मास है कंपाउंड का 102 into 100 कर दो। अब देखो कैलकुलेट करने में तो बहुत बच्चे को दिक्कत होगा, अब दिमाग लगाना है, 54 को 102 से डिवाइड किया जाए तो वैल्यू कुछ कितनी आएगी? हाफ के आसपास ही आएगी ना। 50 मान लो, 100 मान लो, तो 1/2 मतलब 0.5 ही आनी चाहिए। ऑप्शन में 70 80 90 दिया हुआ है, तो वो तो नहीं चलेगा, सीधा सा बात है, जो आंसर होगी 52 के आसपास ही होगी। इंटू 100 करने से मतलब परसेंट करने से तो आ ही जाएगी ये वाली। तो दिमाग लगाना है एग्जाम में, देखो एग्जाम में आप इसको कैलकुलेट करते लग जाओगे तो काफी टाइम लग जाएगी, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन को देखना है। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ऑप्शंस रहेंगे उनकी रेंज काफी हाई रहेगी। कुछ भी करो, इसका वैल्यू 70 तक नहीं पहुंच सकता, अंदाज लगाओगे तो ये 50 के आसपास ही रहेगी, है ना? तो अंदाज लगा के फट से बोल सकते हो कि हाँ 52.9 हो सकती है। पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि वहां पे टाइम बहुत बड़ा मैटर है। क्या करोगे इसको कैलकुलेट करके? कभी भी ये 70 80 90 तो नहीं आ सकता है ना, आएगा तो इसी के आसपास आएगा, मारो टिक आगे बढ़ो। ओके, तो ये दिमाग लगाना है, सिंपल सी। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ आई सबको कि किस तरह हम लोग आंसर का अंदाजा लगा सकते हैं एग्जाम में? चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, इसी टाइप का सिमिलर है, जल्दी से बनाना है बच्चों को, आंसर को पता कर। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, पहला ऑप्शन है 60.7%। ओके,
एंड 39.3%। दूसरा ऑप्शन है 85.85% एंड 15%। Third is 72% and 18%, and last is none. Okay. कोई अंदाजा लगा सकता है, जल्दी जल्दी कोई बना सकता है इस सम को? सर फर्स्ट वाला सर। यस, व्हाट्स योर नेम? शुभोजीत सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ तो सिंपल सिस्टम है। पहले आपको क्या निकाल लेना है? सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना। कितनी आएगी? 58.5 U। सबको मालूम होनी चाहिए सोडियम का होता है 23 U, क्लोरीन का होता है 35.5 U। सबने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। अब देखो एक बात बता रहा हूँ, अपने जूनियर बच्चों को बोलना ये चीज बेटा, 9 में जो आया है ना उनको बोलना कि सर देखो 9 में कितनी, 9 की एप्लीकेशन कितनी 11 में। और मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताऊंगा कि सोडियम की 23 है, याद करो बैठ के। ये आपको घर से याद करके आना है, तभी आईआईटी के बाद सिलेबस को आप लोग पकड़ पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। पढ़ा है तो उसको मानो। सोडियम की 23 U होती है और क्लोरीन की 35.5। ऐड करो, आई सपोज 58.5। तो आप परसेंट निकालो, सोडियम का निकाल लो पहले। 23 डिवाइडेड बाय 58.5 इनटू 100, और दूसरा आ जाएगा 35.5 डिवाइडेड बाय 58.5 इनटू 100। ओके, अब देखो अंदाजा आप लगाओगे थोड़ा सा, तो कोई भी ऑप्शन में कोई इतना बड़ा नहीं है कि 85 के पास पहुंच जाए या 72 के आसपास पहुंच जाए। 23 और 58 जो आएगी, वो जो आंसर कुछ 50-60 के आसपास आ सकती है, क्योंकि 23 2 जा कितना होता है? 46 होता है कि नहीं? तो 1/2 मिनिमम मान लो कि 1/2 आया तो 5 आएगा ही आंसर में आपका। तो कुछ 50 या 60 के आसपास आंसर में रहना ही, अंदाजा लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? देखो 23 2 जा 46 होती है, 23 3 जा 69 होता है ना? तो 69 तो नहीं गया है, मतलब क्या है? 1/3 मतलब 5 और 7 के बीच में कोई ना कोई आंसर होगा, 50% या 70% के बीच में। तो 50% और 70% के बीच में तो हमको यही नजर आ रहा है। ओके, 60.7 या 39.3। तो थोड़ा अंदाज लगा सकते हो आपको किसमें कैलकुलेशन करने में। ओके, तो पहली आंसर होगी आपकी 60.7 एंड 39.3। ओके, तो कैलकुलेशन वाली पार्ट है, तो अंदाज थोड़ा सा चलना चाहिए और बच्चों को कैलकुलेशन करना है। और यदि उतना भी अंदाज नहीं चल पाता है तो 23 को है ना, कुछ ऐसा वैल्यू कर दो, 22 कर दो, सामने कर दो, 22 कर दो, ठीक है ना? अब इसको ऐसा कुछ कर दो कि कट जाए। जैसे मानो इसको आप कर दोगे, कितना कर दोगे? मानो 60 कर दो या कुछ कर दो, तो कैलकुलेशन वैसे हिसाब से कर लेना है कि आंसर आसपास मैच हो, ठीक है ना? कुछ ऐसा करना है। तो कैलकुलेशन वाली पार्ट है, मैथ्स वाली पार्ट है, तो मैथ्स वाली पार्ट में नहीं घुसूंगा मैं, पर सिंपल आप लोगों को बता रहा हूं कि क्या है, कैसे सॉल्व करना है, अंदाजा लगा के सॉल्व करना है, ठीक है? तो मैथ्स वाली पार्ट तो अपने जगह है, सॉल्विंग पार्ट, बट केमिस्ट्री वाली पार्ट आप लोगों को क्लियर हो रही है कि नहीं? समझ आ रही है कि नहीं? यस आ रहा है सर। समझ? आगे बढ़े, चलिए। यस सर। जो नेक्स्ट लॉ है हम लोग देखते हैं, थर्ड लॉ। हाँ, ये लॉ जो है थोड़ा सा टेढ़ा लॉ है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना। ये लॉ इज थोड़ा टेढ़ा है, क्योंकि इसको आप लोग डेफिनेशन से तो कभी नहीं समझ पाओ। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है ये दिया गया था बाय जॉन डाल्टन 1803. This law was given by John Dalton in 1803. ये लॉ क्या बोलता है, पढ़ना मेरे साथ में जो मैं लिख रहा हूं. ये है नियम, कुछ बड़ी सी लिखी हुई चीज है. ओके, तो आई सपोज आप लोग पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ो इसको, और पढ़ने के बाद कुछ नहीं समझ आएगा मेरी गारंटी है, कुछ नहीं समझ आएगा. किसी को कुछ समझ आया क्या? नो सर, नहीं आई कुछ भी. कुछ समझ नहीं आएगा इसमें. तो डेफिनेशन से डेफिनेटली कुछ नहीं समझ. अब चलो इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल. देखो एक छोटी सी बात बता रहा हूं, कभी भी आईआईटी वाईआईटी में इतना बड़ा लॉ आपसे नहीं पूछने वाला है, तो इन लॉ को रटने फटने की जरूरत नहीं है, खाली समझ लो ये क्या बोलता है, इससे बेस्ड क्वेश्चंस कर दो सिंपल वाले. और इन लॉज से बेस्ड कभी भी कोई क्वेश्चन आईआईटी मेंस में भी नहीं आया, ये पक्की वाली बात. इतना सिंपल क्वेश्चंस नहीं आने वाले, ये सारे आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए हैं. आईआईटी वाईआईटी में एकदम पक्का रखो कि इन लॉज से कभी कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाले, क्योंकि बहुत सिंपल है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, वो सब थोड़े पूछेगा. जब मोल कॉन्सेप्ट आएगी, एक ऐसी चीज है इस चैप्टर में, मोल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ, उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अच्छी लेवल के क्वेश्चंस है. बट यहां से हमें लॉज को पकड़ते हुए चलना है, क्योंकि इन सब की रिलेशन आएगी आगे. इन सबको अच्छे से नहीं समझोगे तो वो सारी चीज नहीं समझोगे. तो ये सब बेस है चैप्टर का एकदम, जिसको आपको समझना है पहले, फिर आगे वाली चीज भी समझेंगे. ठीक है, तो चलो ये डेफिनेशन पे आते हैं. इस डेफिनेशन से डेफिनेटली कुछ नहीं समझ आया होगा. एग्जाम्पल देखते हैं. और एग्जाम्पल को ध्यान से देखना, मैं जो बोलना चाहता हूं. 5 compounds are formed when nitrogen reacts with oxygen. देखो, ऑक्सीजन जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड बनते हैं. ओके, वो कौन कौन कंपाउंड है देखो. ऑक्साइड्स बनते हैं, वो है N2O. दिस इज डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, N2O, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. ठीक है ना, 1 2 3 4 5 टाइप ऑफ कंपाउंड बनी जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन किया. ठीक है ना. अब चलो मैं क्या करता हूं, मास ऑफ
नाइट्रोजन लिखता हूं इन ग्राम, नाइट्रोजन की मास जो सब में है उसको मैं ग्राम में लिखता हूं। इसमें क्या है, कितना है नाइट्रोजन का मास, मोलर मास लिखूं तो 28 ग्राम होगा कि नहीं, कोई दिक्कत? 28 सर। 28 आएगा, 28 ग्राम। सेकेंड वाले में कितना है, 14 ग्राम। तीसरा वाला में भी 28 ग्राम, 28 चौथा वाला में भी 28 ग्राम, पांचवा वाला में भी 28 ग्राम। चलो, नाइट्रोजन में का मास 28 ग्राम सब में है सिवाय एक छोड़ के। तो मैं एक काम करता हूं, इसके दो मॉलिक्यूल से लेता हूं, मैं सब एक नाइट्रोजन का मास को मैं इक्वल करना चाहता हूं, तो मैं दो मॉलिक्यूल ले लूंगा नाइट्रिक ऑक्साइड का, तो नाइट्रोजन का कितना मास होगा यहाँ पे, 28 तो नाइट्रोजन का हो गया 28 ग्राम। तो देखो नाइट्रोजन का मास मैंने क्या किया, फिक्स कर दिया। अब मैं करता हूं मास ऑफ ऑक्सीजन लेता हूं इन ग्राम। पहले में ऑक्सीजन का कितना मास है, 16 16 ग्राम, 16 ग्राम। दूसरा में 32 32, तीसरा में 48 48 ग्राम, चौथा में 64 ग्राम और पांचवा में 80 ग्राम। ठीक है, गॉट इट। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, मास ऑफ क्या ऐसे लिखते हो, देखो रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन that combines with (28 gram of nitrogen। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं नेक्स्ट क्या, रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मास का मैं रेशियो लिखूंगा जो कंबाइन कर रहा है 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के साथ। तो ये रेशियो क्या है, 16:32:48:64:18। क्या है, 1 2 3 4 5। तो ऑक्सीजन जो कंबाइन कर रहा है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, वो क्या है, एक सिंपल रेशियो में है कि नहीं है, यस है सर। कि नहीं है, है कि नहीं है, कोई बोलो। है सर। है, ठीक है ना। तो देखो अब चलो इस लॉ को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि जो डेफिनेशन में मैंने लिखा है, ओके, जो डेफिनेशन में मैं लिखा हूं उसको समझने का कोशिश करते हैं। दो एलिमेंट ए एंड बी, हम लेते हैं दो एलिमेंट ए एंड बी, इफ आपस में कंबाइन करती है, दो एलिमेंट लेता हूं मैं ए एंड बी, इफ आपस में कंबाइन करती है और बनाती है मोर देन वन कंपाउंड। तो यहाँ पे तो हम लोग वही कर रहे हैं, हम लोगों ने दो एलिमेंट लिया है नाइट्रोजन का एंड ऑक्सीजन, वो आपस में कंबाइन करके मोर देन वन प्रोडक्ट, क्या 5 प्रोडक्ट बना रही है। ओके, अब क्या कहानी है देखते हैं। देन द डिफरेंट मास ऑफ ए, फिर बोलने का मतलब क्या है, डिफरेंट मास ऑफ ए, कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड जिसका डिफरेंट मास है, वो कंबाइन करता है कोई एक पर्टिकुलर दूसरे वाले एलिमेंट का फिक्स्ड मास से। जब वो कंबाइन करता है एक फिक्स्ड मास से दूसरा कंपोनेंट का, तो वो हमेशा रहेगा एक सिंपल रेशियो में, है कि नहीं, सिंपल रेशियो में। सिंपल में ऐसे समझ लो, एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, नहीं सॉरी ऐसे मत समझो, दो एलिमेंट है, वो आपस में कंबाइन करता है और एक से ज्यादा कंपाउंड बनाता है, बना रहा है एक से ज्यादा कंपाउंड।
तो एक का मास यदि हम फिक्स कर देते हैं तो दूसरा जो ये फिक्स मास से कंबाइन करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है, वो मास आपस में ही एक डेफिनेट रेशियो में होता है। ओके, यही बात फिर से एक बार समझा देता हूं। दो एलिमेंट यदि आपस में कंबाइन करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, तब एक फिक्स्ड मास वाले पार्ट से जो दूसरा पार्ट कंबाइन करेगा अलग अलग कंपाउंड बनाने के लिए, उनका मास का रेशियो आपस में ही एक सिंपल होगा 1:2:3। समझ आई कि नहीं समझ आई? आ गई सर। बहुत सिंपल सा, कुछ नहीं है, एक मतलब बिना मतलब का सा नियम और कुछ नहीं। एक का मास फिक्स्ड है, तो दूसरा जो है, जो डिफरेंट मासेस में ये फिक्स मास से कंबाइन करके डिफरेंट प्रोडक्ट जो बना रहा है, ये मास आपस में ही एक डेफिनेट सिंपल रेशियो में होगा। वही बात खत्म, सिंपल। और ये डेफिनेशन पागल बना देगा यदि आप समझने जाओगे डेफिनेशन से। ये एग्जांपल से अच्छे से देखिएगा। एक और एग्जांपल देता हूं, अच्छे से समझ जाओगे। कार्बन एंड ऑक्सीजन combines to form carbon monoxide and carbon dioxide. Prove it is as per law of multiple proportion. बेटा ये क्वेश्चन स्कूल एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, स्कूल एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। बोला क्या जा रहा है कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, कंबाइन करके दो कंपाउंड बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना? तो देखो चलो, कार्बन है एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना, आपस में कंबाइन करके दो कंपाउंड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है ना? अब कार्बन के मास को मैं फिक्स करता हूं 12 ग्राम और ये भी 12 ग्राम। ऑक्सीजन कितना है? 32 ग्राम और ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम। तो ऑक्सीजन का जो आपस में रेशियो 2:16, तो ये क्या है? 2:1 रेशियो है ना? एक सिंपल रेशियो है कि नहीं आपस में? ओके, यस सर। एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के हिसाब से ये वेरी सिंपल है। दो एलिमेंट है, आपस में कंबाइन करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है, तो एक का मास जो फिक्स्ड है उसके साथ जो दूसरे का डिफरेंट मास कंबाइन कर रहा है, ये फिक्स मास से डिफरेंट कंपाउंड बनाने के लिए, वो आपस में एक डेफिनेट रेशियो में है, डेफिनेट सिंपल रेशियो में। तो है तो डेफिनेट सिंपल रेशियो, तो इसको हम बात करते हैं। तो लिख दो नीचे में, इट इज अकॉर्डिंग टू। हाँ बोलो बेटा। सर अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को ऊपर लिख दे और कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर लिख दे तो सर रेशियो डिफरेंट हो जाएगा ना सर? 1:2 क्या हो जाएगा। दिक्कत हो जाएगा बेटा? 1:2 बोलो। मैं बोलूंगा कि मोहन है और सोहन है, ठीक है ना? मोहन के पास 500 रुपया है और इसके पास 1000 रुपया है, तो मैं मोहन इस सोहन लिखूं तो रेशियो आएगा 1:2, और सोहन इस मोहन लिखूं तो रेशियो आएगा 2:1। पर क्या मोहन के पास पैसा बदल जाएगा या सोहन के पास पैसा बदल जाएगा? नहीं ना बदलेगा। नो सर। कोई दिक्कत नहीं, आप इधर उधर ऊपर नीचे लिख दोगे तो क्या दिक्कत है? मतलब है कि ये रेशियो से मैं रेशियो लिख रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड इस टू कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसमें O2 और O का जो रेशियो है वो चेक कर रहा हूँ, वो क्या रेशियो। ओके, समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। एक बार और इस नियम को समझ जाओ। दो एलिमेंट
यदि आपस में कंबाइन करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, देखो डेफिनेशन को अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, दो एलिमेंट्स यदि आपस में कंबाइन करके दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है, तो एक का मास यदि मैं फिक्स करता हूं, एक का मास तो फिक्स है यहाँ, एक का मास यदि मैं फिक्स करता हूं तो दूसरा वाला जो कंबाइन करता है आपस में वो एक फिक्स्ड रेशियो में करता है। आगे 1:2 जो बच्चा ने पूछा उसके हिसाब से आई ना, एक सिंपल रेशियो में कंबाइन करता है, ठीक है ना, अपने ही मास। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते। आप इसमें ज्यादा दिमाग आए तो है। कोई ऐसा है जिसको ये लॉ नहीं समझ आया? समझ आ गया ना कि आगे बढ़े कि कुछ बताना है और इसमें? आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए। The next one is law of Gay-Lussac law of combining volume. Okay, this one is Gay-Lussac law of combining volume. ये लॉ दी गई थी 1808। Okay, this law was given in 1808. ये लॉ क्या बोलता है देखिएगा, under similar condition of temperature, under similar condition of temperature and pressure, volume ratio of gases are always in terms of simple integer. ओके, अब इसको छोड़ दो, पहले हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, फिर इसको समझने में आसानी है। देखो एग्जांपल, सपोज करो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करता है तो क्या बनता है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करती है तो क्या बनता है? एमोनिया बनता है। क्या बनता है? एमोनिया। यदि आप इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो इट विल बी N2 2 है, 6 है, 6 है। तो अब देखो क्या है, वॉल्यूम रेशियो, मैं लिखता हूं वॉल्यूम रेशियो। नाइट्रोजन का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है? 1 है आगे में, तो 1 वॉल्यूम प्रेजेंट है। ओके, हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है? 3 वॉल्यूम प्रेजेंट है ना, 3 वॉल्यूम। और एमोनिया का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है? 2 वॉल्यूम। तो ये जो रेशियो है एक क्या है? सिंपल रेशियो। बोलने का मतलब देखो, ये दोनों रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट भी, ये तीनों आपस में क्या है? एक सिंपल रेशियो में। कोई लॉ का मतलब नहीं है, कुछ अजीब सा मैथमेटिक्स का खाली बात हो रहा है, कोई मतलब नहीं बनता इन सब लॉ का। बट हाँ, इनकी कैलकुलेशंस में काफी काम आती है फिर आगे जाके बेटा, कि कितना नाइट्रोजन लोगे, कितना हाइड्रोजन लोगे तो कितनी एमोनिया बनेगी। आपको थ्योरी पार्ट में इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ आएगी, जब न्यूमेरिकल बनने लगेंगे इसके तब आपको समझ आएगा कि हाँ इसकी केमिस्ट्री में कितनी यूटिलाइजेशन। यही तो इस चैप्टर के बारे में बोला जाता है कि एटम का लिंक पूरे दुनिया से बनाता है। ओके, जब मोड आएगी तब ये सब की इंपॉर्टेंस आपको समझ आएगी वहां। तो देखो वॉल्यूम की रेशियो क्या है, नाइट्रोजन का यदि 1 वॉल्यूम लेते हैं तो हाइड्रोजन का हमें 3 वॉल्यूम लेना पड़ेगा और अमोनिया की 2 वॉल्यूम लेनी पड़ेगी। चलो एक आपको एक्सपेरिमेंटल चीज बताता हूँ। सपोज करो मैं 10 लीटर नाइट्रोजन लेता हूँ, तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए मुझे हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा? 30। यस, देखो अब आपको समझ आएगी इसकी एप्लीकेशन। 30 लीटर और अमोनिया कितना बनेगा? 20 लीटर। 20 लीटर। ओके, तो वॉल्यूम की तो एक रेशियो है ना,
हमें 20 लीटर एमोनिया कोई बनाने के लिए बोल दिया, तो हम क्या करेंगे, 10 लीटर नाइट्रोजन लेंगे और 30 लीटर हाइड्रोजन लेंगे, तभी जाके 20 लीटर एमोनिया बनेगा। और एक चलो दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन कंबाइन करता है 2HCl। ओके, दो मॉलिक्यूल ऑफ HCl बैलेंस करना, बैलेंस करना है सारे इक्वेशन को, बिना बैलेंसिंग नहीं होने वाली काम। H2 2 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2। ओके, देखो ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसकी बहुत यूज है। लॉ थ्योरी पार्ट इसकी लगेगी थोड़ी बोरिंग टाइप की, इट्स अ वेरी रिस्की चैप्टर, बच्चों को बहुत बोरिंग लगता है ये चैप्टर, मैं पहले ही बोलता हूँ बच्चों को बहुत बोरिंग लगता है ये चैप्टर, बट बेटा इसको इंटरेस्ट से यदि बनाओगे इसकी क्वाइट बहुत एप्लीकेशन समझ आएगी, और केमिस्ट्री में कितनी इसकी जगह है वो आपको समझ आएगी, कितनी क्वांटिटी। दिस इज अ क्वांटिटेटिव चैप्टर। क्वांटिटेटिव चैप्टर बोलने का मतलब है कि रिएक्शन में किसी की कितनी क्वांटिटी जरूरत होगी क्या। तो देखो हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम और ये 2 वॉल्यूम है ना, तो ये वॉल्यूम की रेशियो इसकी क्या है, 1:1। 1:2 है ना रेशियो। ओके, तो अब देखो चलो हम लोग समझते हैं इस नियम को। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यदि टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन को एक जैसा रखा जाए, तब गैसेस जो आपस में कंबाइन करके कुछ प्रोडक्ट बनाती है, उसकी जो वॉल्यूम की रेशियो होती है वो हमेशा सिंपल इंटीजर के रूप में होती है। सिंपल इंटीजर है 1:1:2, 1:2, 1:3:2। ओके, गैसेस ध्यान से सुन लो, गैसेस जब आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहा है तो वॉल्यूम रेशियो जो रहती है वो हमेशा सिंपल इंटीग्रल रेशियो है। वेरी सिंपल, कंडीशन आपको एक जैसा रखना है टेम्परेचर का और प्रेशर का, तो वॉल्यूम रेशियो जो रहेगी गैसेस की वो एक सिंपल रेशियो में, वेरी सिंपल। ओके, अब चलो और एक बात वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लॉ इज वैलिड फॉर ओनली गैसियस कंपोनेंट। दिस लॉ इज वैलिड फॉर ओनली गैसियस कंपोनेंट्स। यदि रिएक्शन में सिर्फ गैसेस हैं तभी आप इस लॉ को लगा सकते हो। यदि रिएक्शन में कोई सॉलिड है तो उसके वॉल्यूम को हम 0 मान लेते हैं, यदि कोई लिक्विड है तो उसके वॉल्यूम को हम 0 मान लेते हैं, सिर्फ गैस वाला पार्ट को सॉल्व करें। ध्यान से सुन लो, दिस लॉ इज वैलिड फॉर ओनली गैसियस कंपोनेंट्स। यदि आपके रिएक्शन में जहां गैसेस है उसी के लिए एप्लीकेशन हो सकती है, नहीं तो आप लिक्विड या सॉलिड यदि रहेगा रिएक्शन में या प्रोडक्ट में तो उसके पार्ट को आपको 0 लेके सॉल्व करना है। कैसे, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। सॉलिड लिक्विड के लिए ये गैस लागू नहीं है, ओनली गैसेस के लिए। पर बेटा जान लो, एटम्स यही नियम सबको पालन कर रहे हैं तभी कंपाउंड्स तैयार हो रही है। इसको यदि आप लोग समझ लोगे कि नहीं मतलब न्यूमेरिकल है, मैथ्स है, तो बायोलॉजी वाला बच्चा लोग तो ऐसे ही दिमाग खराब होता है उन लोगों की, नहीं मैथ्स से नहीं बनाएंगे। बेटा मैथ्स आपकी लाइफ की एक इंटीग्रल पार्ट है, समझ लो मेरी बात को, मैथ्स आपकी लाइफ की एक इंटीग्रल पार्ट है, और मैथ्स की एप्लीकेशन केमिस्ट्री में भी होगी, फिजिक्स में भी होगी, तो हल्का फुल्का सिंपल मैथ्स को आएंगे ही नहीं, तो उससे नहीं भागना है, आराम से बनाना है चीजों को, क्योंकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो केमिस्ट्री की काम ही है। जब आप दवाइयां बनाओगे तो उसमें कितना अमाउंट मिक्स करके कौन किसको मिलाना है, क्या बनाना है, तो एक पर्टिकुलर रेशियो में मिक्स किया जाता है चीजों को, तब कोई नया दवा तैयार होता है या कुछ तैयार होता है। तो आपको तो मैथ्स की सिंपल पार्ट जाननी ही है, इससे भाग के कोई फायदा नहीं होने वाला है। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज मैथमेटिकल स्किल को थोड़ा जिंदा रखना है, बायो स्टूडेंट्स भी। ओके, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं और इसको कौन बनाएगा। सबसे पहले जो बनाएगा ऑफलाइन क्लास में आते के साथ उसके लिए 50 रुपए का डेयरी मिल्क
सबसे पहले जो बनाएगा इसको, ऑफलाइन क्लास जैसे ही स्टार्ट होगा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन is required to burn 200 milliliter of acetylene. चलो फॉर्मूला बता देता हूं, and the volume of carbon dioxide formed. Option A 500 ml and 400 ml. B 400 ml and 500 ml. C 600 ml and 700 ml. D none. चलो बनाना शुरू करो फटाक से। चलो थोड़ा हिंट भी दे दे रहा हूं, चलो हिंट भी दिया। C2H2 व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी यदि आपको 200 ml ऑफ एसिटिलीन को बर्न करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी यदि आपको 200 ml ऑफ एसिटिलीन को बर्न करना है। सर सेकंड वन सर। कौन सा? सेकंड वन सर। ठीक है ना, चलो चेक कर लेंगे हम लोग, सेकंड है कि फर्स्ट है वो भी चेक कर लेंगे, कहीं ना कहीं सही हो मुझे लग रहा है। ठीक है ना, क्या नाम है बेटा? सर शुभजीत। शुभजीत, वेरी गुड शुभजीत। कहाँ के हो, कौन से मतलब कौन से सेंटर है सामने पड़ेगा, कौन से जगह से? सर बीवी बेकार बांध। बेकार बांध से, कोई दिक्कत नहीं, बेकार बांध से क्लासेस स्टार्ट होगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं। चलो क्या हो रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया कि कितनी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जरूरत पड़ेगी कि आपको 200 ml ऑफ एसिटिलीन को पूरी तरह से जलाना है। ठीक है ना, और ये भी पूछा गया है कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड। तो C2H2 एसिटिलीन होता है, पहले रिएक्शन ली, कुछ नहीं करना, पहले रिएक्शन ली। C2H2 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है ना, आप सभी को मालूम है कि हाइड्रोकार्बन जब बर्न करता है, स्टैंडर्ड 10 में पढ़े हो, और हाइड्रोजन वाला कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। कभी भी हाइड्रोकार्बन बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिटिलीन गैसियस, ऑक्सीजन गैसियस, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस, वाटर लिक्विड। ठीक है ना, तो वाटर का काम हम लोग को नहीं करना है, जीरो लेंगे। अब देखिए सबसे पहले काम होता है रिएक्शन को बैलेंस करना। रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, कार्बन 2 है तो चलो हम लोग कार्बन को भी 2 कर देते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, 2 2 4 और 1 5। तो एक काम करता हूं मैं, इस ऑक्सीजन को 5/2 से फ्रैक्शनल बैलेंसिंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। 5/2 से बैलेंस कर दिए इसको, तो बैलेंस है कार्बन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 2 4 और 1 5, 5/2 into 2, 2 ऑक्सीजन है ना, into 2 तो कट गई 5 ऑक्सीजन और 5 ऑक्सीजन। अब मैं क्या करता हूं, देखो फ्रैक्शनल बैलेंसिंग करने का मतलब क्या होता है, जल्दी से बैलेंसिंग हो जाए। अब इस फ्रैक्शनल को मैं कंप्लीट नंबर में बदल सकता हूं, सबको into 2 कर दो, इसको भी 2 से into कर दो, इसको भी 2 से into 2 2 कट जाएगा तो 5 आएगी। ओके, इसको भी 2 से into करोगे तो ये हो जाएगी 4, इसको भी 2 से इंटू कर दो तो ये हो जाएगी 2, पर इससे तो कोई मतलब नहीं है। तो चलो हम लोग देखते हैं हमारी, कार्बन 4 है, कार्बन 4, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4। अब देखिएगा लोगों से पूछा गया कितना ऑक्सीजन का जरूरत है, तो ध्यान से देखते हैं। 2 वॉल्यूम, ये कितना है 2 वॉल्यूम, यदि हम लोग बात करें ये 2 वॉल्यूम है, ये 5 वॉल्यूम है, ये 4 वॉल्यूम है
और ये नील। लिक्विड आ गया, तो लिक्विड का हम लोग कोई मतलब नहीं रखेंगे, लिक्विड को हटा देंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछा गया कितनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो पहला देखो 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन requires 5 वॉल्यूम नहीं 2 वॉल्यूम C2H2, 2 वॉल्यूम C2H2 का रिक्वायर्ड 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। 5 वॉल्यूम जरूरत है ना, 2 वॉल्यूम के लिए 5 वॉल्यूम जरूरत है। 1 वॉल्यूम C2H2 रिक्वायर्स 5/2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, 2 वॉल्यूम के लिए इतना जरूरत है तो 1 वॉल्यूम के लिए 5/2 जरूरत है, यूनिटरी मेथड, सिंपल। अब कितना वॉल्यूम है, यहाँ पे 200 ml है, चलो मैं लिख लेता हूँ 200 ml। 200 ml C2H2 requires 5/2 into 200 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, है ना। 5/2 into 200, 200 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, 2 1 जा 100 का, तो कितना आया 500 ml ऑफ ऑक्सीजन। 500 ml तो आई, ओके। ऑक्सीजन तो 500 ml, कोई दिक्कत नहीं। आप चलो चेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है ना, मिटा दूं। देखो मिल गया तो कहानी खत्म है, पहला पूछा है 500 तो दूसरा पक्का 400 है, तो ऑप्शन तो यही है, फिर भी हम लोग बना के देख लेते हैं। 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 फॉर्म्स 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। 1 वॉल्यूम ऑफ C2H2 फॉर्म्स कितना वॉल्यूम, 4/2, यही होगा ना। 2 वॉल्यूम 4 वॉल्यूम बनाती है, तो 1 वॉल्यूम क्या होगा 4/2, 4/2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और कितना दिया हुआ है 200 ml बर्न करते हैं, तो 200 ml ऑफ C2H2 फॉर्म्स 4/2 इनटू कितना 200 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 200 कितना होगा 400 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 500 and 400 ml, ये राइट आंसर है। सुभोजीत गलती कहां कर दी है बेटा, सुभोजीत? सर बैलेंसिंग में प्रॉब्लम हो गई थी सर। ठीक है ना, तो थोड़ा देखना है, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन थी, आपको क्वेश्चन में कुछ नजर आता कि बहुत हार्ड चीज थी कुछ? नो सर, बहुत सिंपल सी चीज है, यूनिटरी मेथड है, मजेदार चैप्टर है। देखो इससे केमिस्ट्री में कहाँ इस्तेमाल होगा, कितना इस्तेमाल होगा, आपको इतना एसिटिलीन को कंप्लीटली बर्न करना, मानो एग्जाम में मतलब आप एक बन गए कोई केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपको 200 ml दिया गया C2H2, तो कितना ऑक्सीजन उसके लिए आप चेंबर में डालोगे या कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वो सब तो आपको डिसाइड करना है ना। तो केमिस्ट्री में इसकी कितनी एप्लीकेशन है, केमिस्ट्री छोड़ दो पूरी मेडिकल फील्ड में तो ये चैप्टर की दुनिया एप्लीकेशन है, सोचनी ही नहीं। किस कंपोजिशन में चीजों को तैयार करना है, एटम आपस में ऐसे ही नहीं मिल जाता हवा में, कुछ पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइन से बनते हैं। कभी भी सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, NaCl बनता है, कभी देखो कि NaCl10 बन जाएगा, नहीं बनेगा। Al2 अमोनियम ऑक्साइड Al2O5 नहीं बन जाता, का है कुछ कहानी है इसके पीछे की, वही सारी कहानी हम लोग इस चैप्टर में दूर करेंगे। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, यदि दिमाग लगा के पढ़ो और अपने पेशेंस को मेंटेन करो, क्योंकि बहुत बच्चे बताया है कैलकुलेशन कौन करेगा, छोड़ो चैप्टर को। नहीं, यदि ऐसा बिहेवियर रखोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री खत्म। केमिस्ट्री का मजा वही है जहां पे हम चीजों को डिसाइड कर पाए कि कितनी क्वांटिटी में चीजों की जरूरत होगी। तो दिमाग में बैठा लो, आपकी फोकस है ये चीज कि आपको चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करना है और चीजों को समझना है, क्योंकि लाइफ में इसकी जरूरत है और हमें जो चीज की जरूरत लाइफ में है उससे फायदा नहीं, वो चीज हमें सीखना है। ओके, और आस्ते आस्ते आपको इंटरेस्ट आ जाएगी, आप बनाना सीखोगे चीजों को, कितनी प्रोडक्ट बनती है वो आपको समझ जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन तो बहुत सारे करने थे, पढ़ने क्वेश्चन। एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं, ठीक है ना। What volume of propane is burned for
every 100 centimeter cubed of centimeter cube, 20 centimeter cube, 30 centimeter cube, 80 centimeter. चलो जल्दी से और सिंपल क्वेश्चन, इक्वेशन लिखो, बैलेंस करो। प्रोपेन का फार्मूला सबको मालूम है कि नहीं? C3H8 सर। हाँ, C3H8 रिएक्ट करेगी किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। पूछा गया व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन, कितना वॉल्यूम प्रोपेन का जलेगा जब हम 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन को यूज करेंगे। तो प्रोपेन को ऑक्सीजन के साथ यूज करते तो ऑलवेज जो प्रोडक्ट बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। तो वाटर वेपर लिक्विड स्टेट में रहेगी तो हम उसको नहीं ले लेंगे। पहले इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने का सिंपल तरीका C3H8, ऑक्सीजन 3 है तो कार्बन 3, तो यहाँ पे कार्बन 3 बैठाओ, हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ पे 4 बैठाओ, आई सपोज बैलेंस हो जाएगी। और यहाँ पे बैलेंस हो गई ना, कार्बन 3 हाइड्रोजन 8 10 6 और 4 10। ओके, अब देखो इनिशियल वॉल्यूम क्या है, 1 वॉल्यूम, 5 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम और वो नहीं, पहली गेन साइकिल और सॉलिड लिक्विड का बात नहीं करता। जल्दी से आप कोई तो बना लो। 20 सेंटीमीटर क्यूब, क्या 20 सेंटीमीटर क्यूब। यस बेटा, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? निकिता। वेरी गुड बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कितना मजा आएगा बनाने में। तब ना देखो दिमाग जागृत कब होता है, जब आप कैलकुलेशन करो, चीजों को सीखो। हर चीज आपको ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है अपना, तो ये ऑलराउंड सब्जेक्ट है, सीखना है चीजों को। सिंपल है, देखो ऐसे लिखेंगे 5 वॉल्यूम ऑफ O2, 5 वॉल्यूम ऑफ O2 requires 1 वॉल्यूम ऑफ C3H8। ठीक है ना, 5 वॉल्यूम ऑफ O2 एक वॉल्यूम को जलाएगा, नहीं ऐसे लिखो 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बर्न्स 1 वॉल्यूम ऑफ C3H8। यदि आपको एक वॉल्यूम इसका बर्न करना है तो आपको 5 वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, और यदि एक वॉल्यूम ऑफ O2 प्रेजेंट है तो कितना बर्न होगा? 1/5 वॉल्यूम ऑफ C3H8। ठीक है ना, और कितना दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन को यदि बर्न करना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन बर्न्स, तो कितना देगा? टू गिव 1/5 इनटू, है ना, कितना? 1/5 इनटू 100, 1/5 आ चुका है इनटू 100, तो कितना? 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल सा क्वेश्चन था। 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बर्न करता है कितना प्रोपेन को? एक वॉल्यूम बर्न करेगा कितना? 5 नीचे जाएगा, 1/5 वॉल्यूम ऑफ C3H। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन कितने को बर्न करेगा? 1/5। सिंपल आंसर। क्लियर? सबको समझ आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है? यस सर, यस सर। करना है। आज इतना ही रहने देते हैं बेटा, ठीक है ना? आज टाइम की थोड़ी कमी है तो चीजों को आगे नहीं ले चलते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक और लॉ हमें देखना है और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन में एंटर करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। उसके बाद चीजें इंटरेस्टिंग भागेगी। ओके, तो थोड़े जो सिंपल आपके यूनिटरी मेथड चैप्टर है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है, इंडिसेस एंड सर्ट्स चैप्टर है, इन सबको अच्छे से पढ़ना। 9-10 के कुछ चैप्टर होते हैं, इंडिसेस एंड सर्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, यूनिटरी मेथड, इन सबको अच्छे से बना लो, जिसकी एप्लीकेशन काफी है इन चैप्टर्स। ओके, तो आज रहने दो आज की क्लास के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।